वेलकम टू सीएससी ज्ञानपीठ। तो इस वीडियो पे हम सेकेंड एआरसी रिपोर्ट की समरी पढ़ेंगे जो हिंदी में होगी और जो यूपीएससी मेंस के लिए इम्पोर्टेंट होगी। हालांकि इस रिपोर्ट एआरसी रिपोर्ट का प्रीलिम्स में कोई काम नहीं होता है, प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड कभी कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो ये प्रीलिम्स के लिए कोई महत्व की नहीं है। ये मेंस में आंसर राइटिंग में महत्व आता है और मेंस में खास करके जीएस पेपर 2 में और जीएस पेपर 4 में जब आपको अपने सजेशंस लिखना हो या फिर किसी चीज़ में आपको प्रामाणिकता देना हो तो आप सेकेंड एआरसी का कोट करके लिख सकते हैं। तो ये रिपोर्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। इसे एक बार डाउनलोड करके आप खुद से भी एक दो बार पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ये है और नॉर्मली भी सर्च कर सकते हैं, डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हैं ज्ञानपीठ_CSE। यहाँ पे ये रिपोर्ट मिल जाएगी। मैं रिकमेंड करूँगा, मैं सजेस्ट करूँगा कि ये रिपोर्ट 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपके आंसर में थोड़ा डेप्थ आ जाए। डेप्थ आ जाने से आंसर में थोड़ा बहुत प्लस पॉइंट मिल जाता है। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये पूरी सीरीज़ कई लेक्चर्स में होगी, कई पार्ट्स में होगी, तो सारे पार्ट्स देखना अनिवार्य हो जाता है। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूं, ये है सीएससी ज्ञानपीठ की टैगलाइन, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। मतलब उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा से कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। तो अब इस कार्य को अपन स्टार्ट करते हैं एआरसी की समरी को। तो एआरसी की रिपोर्ट वैसे बता दूं, एआरसी 2005 में गठन किया गया था और इसने 2009 में अपनी पूरी रिपोर्ट की समरी दी थी, जिसमें 15 रिपोर्ट्स हैं। हालांकि हमें 15 की 15 पूरी रिपोर्ट्स नहीं पढ़नी है, जिसमें से 8-9 मेजर रिपोर्ट्स होती हैं। तो मैं इस पीडीएफ के माध्यम से 8 रिपोर्ट की समरी दिया हूँ, जो खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग यूपीएससी में पढ़ते हैं, जैसे ई गवर्नेंस की है, आरटीआई है, सिटीजन चार्टर है, ये सब के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो वो 8 रिपोर्ट की समरी इसमें मिलेगी। तो अब शुरू करते हैं, बाकी सब छोड़ के। तो ये है प्रथम रिपोर्ट, पहली रिपोर्ट है। पहली रिपोर्ट किसके ऊपर है? सूचना के अधिकार अधिनियम, आरटीआई। सबको पता ही है आरटीआई कब आया, 2005 में। आरटीआई किस धारा से है? आर्टिकल 19 से रिलेटेड है कि आरटीआई में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19(1)(a), आर्टिकल 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। इंडियन एक्सप्रेस केस हुआ था 1980 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जानने का अधिकार हमारा मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, 19(1)(a) के तहत। तो वहाँ से ये आरटीआई आया है। तो अब शुरू करते हैं आरटीआई के लिए ये रिपोर्ट। तो वैसे ये रिपोर्ट कई जगह महत्व आ जाती है, जैसे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखने में भी। जैसे जैसे आप आगे ये रिपोर्ट पूरी पढ़ेंगे तो आपको विभिन्न पॉइंट वैसे भी तैयार हो जाएंगे कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखा जा सकता है, कंक्लूजन में क्या लिखा जा सकता है, ये सब समझ आ ही जाएगा। तो अब ये शुरू करते हैं। आरटीआई सुशासन सूचना के अधिकार अधिनियम को सुशासन की मास्टर कुंजी कहा गया। तो पहले यही इंट्रोडक्शन में लिखा जा सकता है कि सेकेंड एआरसी में सूचना के अधिकार को सुशासन की कुंजी कहा गया है, जो प्रशासन में गोपनीयता के अंधेरे से पारदर्शिता के उदय की ओर महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। तो ये भी अंधेरे से पारदर्शिता के बदलाव का प्रतीक है। ये एक इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन में लिखा जा सकता है जब आरटीआई में क्वेश्चन आए। इसके बाद ये क्या है? यह कानून भ्रष्टाचार से लड़ने, नागरिकों को सशक्त बनाने और सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा देने का एक शक्तिशाली साधन है। ये महत्व भी इसका मिल गया यहाँ पे, भ्रष्टाचार से लड़ने, नागरिकों को सशक्त बनाने और सहभागी लोकतंत्र बढ़ावा देने, ये इंपॉर्टेंस भी पता चल गई। और ये एक कथन ये भी है जिसको इंट्रोडक्शन या कहीं पे भी लिखा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने से सरकार को पंगु बनाने वाले कानून के बजाय सरकार को नागरिक इंटरफेस को बेहतर बनाने वाला साधन बताया है। तो ये भी ठीक है। अब आगे चलते हैं। यह अधिनियम सरकार के तीनों अंगों, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका पर लागू होता है। ठीक है। इसके प्रभावी कार्यान्वयन मतलब इन तीनों के कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां और कुछ सिफारिश एआरसी ने दिया है। तो इन तीनों के कार्यान्वयन में क्या चुनौतियां हैं वो भी मिल जाएंगी, और यहाँ पे कुछ उपाय भी लिखे गए, सिफारिशें लिखी गई। तो पहली चुनौती क्या है? शासकीय गोपनीयता अधिनियम, जो औपनिवेशिक कानून है 1923 का। इसमें गोपनीयता की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है।
तो गोपनीयता की संस्कृति तो सूचना के अधिकार आरटीआई से विरोधाभास हो गई। तो एआरसी ने क्या सिफारिश किया, आयोग ने क्या सिफारिश की है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को निरस्त करने की, इसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के एक अध्याय में बदलने की सिफारिश की गई है। और इसमें शासकीय रहस्य की स्पष्ट परिभाषा हो और यह केवल राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली जानकारी पर लागू हो। इसका मतलब ये कि इस अधिनियम को समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन अगर इसकी जगह एक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो है अपने पास, एनएसए जिसे कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, में एक अध्याय के रूप में बदलना चाहिए। और उसमें कुछ चीजें ऐसी, शासकीय रहस्य की एक परिभाषा होनी चाहिए जिसमें कुछ चीजें शामिल हो, बस उन्हीं में सूचना देना मना किया जा सकता है। बाकी ऐसा हर सूचनाओं को देने से मना नहीं करना चाहिए। इसमें ये एक समस्या हो गई ऊपर वाली, और ये सिफारिश हो गई, है ना। और जब कभी नॉर्मली क्वेश्चन आ जाए कि आईटीआई में क्या क्या सजेशन है, आप अपनी तरफ से आईटीआई में क्या सुधार करना चाहते हो, तो आप भी इन्हीं तरह के सुझाव को लिखेंगे, फिर एआरसी का नाम कोट नहीं करेंगे। अब आते हैं दूसरे पॉइंट में, साक्ष्य में सरकारी विशेषाधिकार। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 123 124 में सरकारी रिकॉर्ड से साक्ष्य प्रस्तुत करने पर प्रतिबंध लगाती है। ठीक है, सरकारी रिकॉर्ड प्रस्तुत करने पर। तो अब आयोग ने क्या सिफारिश की है कि धाराओं में संशोधन किया जाए। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि धाराओं का पुनर्मूल्यांकन किया जाए, पुनर्मूल्यांकन किया जाए। ये भी शब्द बढ़िया है तो इसे भी लिख सकते हैं, है ना, ताकि अदालतों में सार्वजनिक हित की रिकॉर्ड की जांच करने का अधिकार मिल सके। ठीक है। अब इसके बाद अगला पॉइंट है गोपनीयता की शपथ। जैसे हमारे यहाँ भी मंत्रियों द्वारा या फिर एमपी या एमएलए द्वारा गोपनीयता की शपथ ली जाती है। तो ये एक समस्या हुई। गोपनीयता की शपथ को अनावश्यक रूप से लोकतांत्रिक जवाबदेही के विपरीत माना गया, तो ये एक समस्या हुई। उसको आयोग ने क्या सिफारिश की है, पारदर्शिता की शपथ दिलाई जाए। काम पारदर्शिता की शपथ लागू करने में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की जानकारी गैर प्रकटीकरण के प्रावधान शामिल करने की सिफारिश की गई है। पारदर्शिता की शपथ होना चाहिए और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में कानून जानकारी को गैर प्रकटीकरण करने का प्रावधान शामिल करना। तो ये एक उपाय हो गया, ये समस्या हो गई। अब आगे चलते हैं, छूट प्राप्त संगठन। जैसे आरटीआई की धारा 8 में बहुत सारी चीजें हैं जिससे छूट प्राप्त है कि इन चीजों में वो नहीं लगेगा, इन चीजों में आरटीआई नहीं लगा सकते। और ऐसे दूसरी अनुसूची में बहुत सारे संगठन है जिनको छूट प्राप्त है। जैसे अपने वो हो गई एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, RAW है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इनको दूसरी अनुसूची में शामिल है कि इनमें आरटीआई नहीं लगा सकते। आप आरटीआई करके रॉ के अंदर की इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। वैसे ये जैसे सशस्त्र बल है अपने, जैसे सीएपीएफ है, इनको भी धारा अनुसूची 2 में शामिल करना चाहिए, क्योंकि सशस्त्र बलों की बहुत सारी गतिविधियां धारा 8 के तहत छूट प्राप्त है। इसमें ये कहा गया ये केवल सजेशन से, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब आगे सेवा नियम और कार्यालय प्रक्रियाएं। जैसे सिविल सर्विस की कोड ऑफ एथिक्स होती है, उसको उसमें भी संशोधन की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि सिविल सर्विसेज की जो कोड ऑफ एथिक्स होती है वो भी गोपनीयता को बढ़ावा देती है। उसमें भी प्रावधान है कि आप किसी भी जानकारी को पब्लिश नहीं करेंगे ऐसा करके, तो उसमें भी संशोधन की जरूरत है। अब आगे आते हैं जानकारी का वर्गीकरण। अनावश्यक रूप से जानकारी को गोपनीय वर्गीकृत करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए आयोग ने सुरक्षा वर्गीकरण आरटीआई अधिनियम के छोड़ प्रावधानों को संरेखित करने की और दस्तावेजों को नियमित समीक्षा अवर्गीकरण करने का सुझाव दिया। इसका मतलब जो जानकारी है उसको विभिन्न वर्ग में विभाजित किया जाएगी, कौन सी टॉप सीक्रेट है, कौन सी सीक्रेट है, उस तरह वर्गीकृत कर लेंगे तो जानकारी देना आसान हो जाएगा, जानकारी प्राप्त करना आसान हो जाएगा। तो ये एक सलाह थी, सिफारिश थी सेकेंड एआरसी की। ये तीनों सिफारिश हैं और ये तीनों में प्रॉब्लम भी लिखी हुई है और यहाँ पे सिफारिश भी दी हुई है। ये तीनों केवल सिफारिश, इनमें कोई समस्या नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब ये तो हो गई कार्यपालिका विधायिका के प्रभावी कार्यान्वयन में चुनौतियां एवं सिफारिश। अब यहाँ पे आते हैं कुछ संस्था के स्तर पे भी समस्याएं। कुछ संस्था के स्तर पे भी इन्होंने सिफारिश की थी एआरसी द्वारा सिफारिश क्यों की गई थी? क्योंकि इसमें कुछ समस्याएं रही होंगी, तो इसकी सिफारिश ये की गई थी। सूचना आयोगों का गठन किया गया था। हालांकि ये तो अभी के समय में उतना वैलिड नहीं है, क्योंकि ये एआरसी ने 2009 में अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी और ये आरटीआई वाली तो 2007 में दी थी।
2005 में RTI आया ही था। तो ये उस समय के लिए पॉइंट वैलिड है कि सभी राज्यों में सूचना आयोग का गठन किया जाए 3 महीने के भीतर। अब तो लगभग सारे राज्यों में हो ही गया है, तो वैसा ये वाला पॉइंट वैलिड उतना नहीं है। उसके आगे है सूचना अधिकारियों और अपीली प्राधिकरण। मंत्रालय विभागों में नोडल सहायक जन सूचना अधिकारी नियुक्त किए जाए तथा केंद्रीय सचिवालय में PIO, उप सचिव और निर्देशक स्तर पर अधिकारी हो। अपीली प्राधिकरण को अधिसूचित करें। मतलब अपील प्राधिकरण और सूचना अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में कहा गया, ये भी प्रावधान उतना ज़्यादा वैलिड नहीं, क्योंकि अभी अब इस समय तो वर्तमान में देखा जाए तो लगभग सूचना अधिकारी सब जगह नियुक्त हो ही गए। कहीं भी अगर RTI लगाते हैं तो वहाँ से इंफॉर्मेशन विद इन टाइम पीरियड मिल ही जाती है। तो अब ये दोनों पॉइंट अभी के समय में उतना वैलिड नहीं है संस्था के स्तर वाले में। और वैसे एक चीज़ बता दूं कि जब भी क्वेश्चन 150 वर्ड या 250 वर्ड में आए तो ये दोनों से कुछ कुछ पॉइंट उठा के लिखना है, कहीं एक से बस नहीं लिखना है, क्योंकि इससे आंसर संतुलित रहेगा कि संस्था के स्तर में भी प्रॉब्लम है और कार्यान्वयन के स्तर में भी प्रॉब्लम है। अब आ जाते हैं तीसरा पॉइंट, रिकॉर्ड कीपिंग और सूचना संगठन। महत्वपूर्ण जानकारी स्वतः प्रकटीकरण को बेहतर बनाने के लिए रिकॉर्ड कीपिंग को आधुनिक बनाने, जैसे विशेषकर भूमि अभिलेखों को डिजिटलीकरण, स्वतंत्र लोक अभिलेख कार्यालय पब्लिक रिकॉर्ड ऑफिस स्थापित करने। मतलब रिकॉर्ड सूचनाओं का रिकॉर्ड के लिए बात कही गई कि रिकॉर्ड अच्छा किया जाए डिजिटलीकरण के माध्यम से। जैसे भूमि के अभिलेखों का हालांकि अब तो प्रारंभ भी हो गया है भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण, तो ये है, लेकिन ये अभी सजेशन दिया जा सकता है कि स्वतंत्र लोक अभिलेख कार्यालय स्थापित करना, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में है एक। तो ऑस्ट्रेलिया का आप ऐसा सजेशन भी दे सकते हैं, जब ARC करना लिखना हो, ऑस्ट्रेलिया के अकॉर्डिंग स्वतंत्र लोक अभिलेख कार्यालय पब्लिक रिकॉर्ड ऑफिस बनाया जा सकता है जो सूचनाओं का रिकॉर्ड रखे ऐसा। अब अगला है क्षमता निर्माण और जागरूकता। तो सभी सरकार के RTI सबसे बड़ी बात, RTI ऑफिसर तो आ गए हैं, PIOs तो आ गए, लेकिन उनके पास प्रशिक्षण नहीं है RTI का। तो ये कहा गया कि RTI पर कार्यवाहकों पर RTI का प्रशिक्षण दिया जाए। और अगली बात है नागरिकों को जागरूकता बढ़ाया जाए। ARC की रिकमेंडेशन थी कि बहुमीडिया अभियान चलाया जाए, लेकिन आप अगर लिख रहे हैं तो इसमें यह भी लिख सकते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से RTI के बारे में जागरूकता फैलाया जाए, जो कि जरूरी भी है आज के समय में। अगला है निगरानी तंत्र। तो ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी का कार्य सौंपा जाए, ये है। और एक राष्ट्रीय समन्वय समिति नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जानी चाहिए, जो ये दोनों में और जो जिला स्तर पर बैठते हैं सबके बीच में कोऑर्डिनेशन कर सके, ये एक निगरानी करने के लिए, ठीक है। ये एक ARC का सजेशन था। अब पहुंच को सुगम बनाने के लिए क्या है, कई बार जब RTI के लिए हमें शुल्क देना पड़ता है तो 10 रुपये का पेमेंट करना पड़ता है RTI के लिए, उसमें डाक पोस्ट टिकट के माध्यम से या फिर आप डायरेक्ट जमा करके कर सकते हैं, तो वो एक थोड़ा जटिल मार्ग हो जाता है। तो उसके लिए इसमें ARC ने सजेशन दिया कि उसको एक सरल मार्ग बनाया जाए, पोस्टल ऑर्डर और डाकघरों के माध्यम से नगद भुगतान, या फिर ये किया जाए और ये भी किया जाए जिला स्तर पर एकल खिड़की एजेंसी बना दिया जाए, या फिर जैसे एक विभाग या एक जगह बैठा दिया जाए कि यहाँ पे आप RTI लगा सकते हैं और इजी टू वे होगा कि यहाँ से आप जमा करिए, फिर ये आपकी फाइल को जिस विभाग की होगी वहाँ पोस्ट कर दे और फिर वहाँ से विद इन पीरियड आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाए। तो ये बोला है कि सिंगल विंडो एजेंसी स्थापित की जानी चाहिए, ARC की रिकमेंडेशन है ये। अगला पॉइंट है गैर सरकारी निकाय पर लागू। अभी तक सरकारी निकाय RTI सरकारी निकायों में ही लागू होता है, लेकिन सरकारी निकायों पर ही लागू होता है, लेकिन इसमें रिकमेंडेशन क्या है कि गैर सरकारी निकायों पर भी लागू हो। गैर सरकारी निकाय जैसे BCCI है अपना, इन सब पे भी लागू किया जाना चाहिए RTI, जो कि अभी लागू नहीं होता है। अगला प्रावधान है 20 साल से अधिक पुराने रिकॉर्ड की समय सीमा। 20 साल से अधिक पुराने रिकॉर्ड की उपलब्धता को उन अभिलेखों तक सीमित करना जिन्हें रिकॉर्ड कीपिंग प्रक्रियाओं के तहत इतनी अवधि के लिए सुरक्षित करने की आवश्यकता है। तो ये 20 साल का जो क्लॉज है, 20 ईयर क्लॉज, फिर से कुछ सरकारी रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेकिन उसमें 20 ईयर का क्लॉज लगा होता है, उसके लिए ये बात कही गई है कि
अब अगला है लोक शिकायत निवारण तंत्र। सबसे जरूरी तो यही है कि अगर हम सूचना मांगे और बीच वाला अधिकारी नहीं दे रहा है तो हम शिकायत कहाँ पे करेंगे और फिर शिकायत का निवारण कैसे होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि लोक शिकायत निवारण तंत्र बनाया जाए, जैसे कि दिल्ली में लोक शिकायत आयोग है, उस मॉडल के आधार पर शिकायतों और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए स्वतंत्र लोक शिकायत निवारण अधिकरण प्राधिकरण स्थापित किए जाने की सिफारिश की है। एक ये पॉइंट है। और सबसे आखिरी पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कुछ आरटीआई लगा देते हैं केवल अधिकारियों को परेशान करने के लिए या व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए। उससे बचने के लिए ये सजेशन दिया गया है कि उस तरह जो तुच्छ होती हैं या परेशान करने वाली होती हैं उनको अस्वीकार करने का प्रावधान है। लेकिन ऐसे अस्वीकार तभी किया जा सकता है जब उच्च प्राधिकरण जैसे सीआईसी एसआईसी ने अनिवार्य रूप से स्वीकृति दे दी हो, पूर्व स्वीकृति दे दी हो। तो उनके लिए है कि आप परेशान ना हो। आरटीआई लगा के जब अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से परेशान किया जाता है तो उससे बचने के लिए एक ये सिफारिश की गई है, सलाह दी गई है। और एक आखिरी में कंक्लूजन है कि आरटीआई आयोग का मानना है, ये भी लिख सकते हैं। फिर ऐसे भी जब नॉर्मल आरटीआई का कंक्लूजन लिखना हो तो ये भी लिख सकते हैं कि आरटीआई खुलेपन की संस्कृति को जन्म देता है, जवाबदेहिता को बढ़ाता है, शासन में प्रक्रिया को बेहतर बनाता है, जमीनी स्तर पर नागरिकों को सरकार के अधिकतम संपर्क बढ़ाता है, इन सब का। और इसको इम्पोर्टेंस में भी यूज कर सकते हैं जब आरटीआई का इम्पोर्टेंस पूछे। हालांकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो वैसे नहीं पूछता है, बट ये पॉइंट्स काम आएंगे। ये हो गई प्रथम रिपोर्ट आरटीआई की। सेकंड रिपोर्ट की समरी अपने पास नहीं मिलेगी। अब डायरेक्ट आते हैं फोर्थ रिपोर्ट, जो कि इम्पोर्टेंट है, शासन व्यवस्था में नैतिकता। ये इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, एथिक्स में ये लिखने में काम आता है और ये गवर्नेंस में भी उपयोग होता है। ये दोनों, ये जीएस पेपर 2 गवर्नेंस में इसका महत्व थोड़ा सा कम है लेकिन एथिक्स में सबसे ज़्यादा। ये चौथी रिपोर्ट को अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। और पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगी, आप पढ़ सकते हैं। एक दो बार तो पढ़ ही लेना चाहिए, इससे काफ़ी पॉइंट्स तैयार हो जाएंगे एथिक्स और गवर्नेंस के। सो थैंक यू।